मैं नैशविल से हूँ और जब मैं 13 साल की थी तब मैं घर से भाग गई थी। मैं ये ड्रामा करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि असल में यही हुआ था। सालों तक घर मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मैं बस यहाँ जिंदा रह रही हूँ, ना कि जी रही हूँ। मेरी सौतेली माँ हर चीज को मेरी गलती बताती थी। मेरे पापा शराबी थे और उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। तो एक रात मैंने एक बैकअप में 2 शर्ट, अपना चार्जर और जो भी कैश मैंने चुपके से बचाया था सब पैक कर लिया। मैंने खुद से कहा कि मैं 1 दिन के लिए जाऊंगी या फिर शायद 2। मैं 7 दिन के लिए चली गई। पहले तो सड़कें डरावनी नहीं लगी। मैं पार्कों में, बंद लाइब्रेरी के पीछे और बारिश होने पर बस स्टॉप की छत के नीचे सोई। मैंने धीरे धीरे खाना सीखा ताकि खाना ज्यादा देर तक चले। मैंने ये दिखाना सीखा कि मुझे ठंड नहीं लग रही है। 7वीं रात तक मेरे पास $4 और कुछ खुले पैसे थे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप सिकुड़ रहा हो। मैंने पिछली सुबह से कुछ नहीं खाया था। मैं फुटपाथ पर बैठी आसमान को नारंगी होते देख रही थी। तभी मुझे आइसक्रीम ट्रक की झंकार सुनाई दी। मैं लगभग हंस पड़ी। ये अजीब लगा, जैसे जिंदगी मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। आइसक्रीम? सच में? लेकिन आवाज पास आती गई, हमेशा की तरह गर्मियों में सड़क पर घूमती हुई, और इससे पहले कि मेरा दिमाग मुझे रोक पाता मेरा शरीर हिल गया। मैंने हाथ हिलाया, ट्रक धीमा हुआ, ब्रेक की हल्की आवाज आई, खिड़की खुली और एक आदमी बाहर निकला। वो अधेड़ उम्र का था। उसकी दाढ़ी बिखरी हुई थी और आंखें थकी हुई थी। ऐसा आदमी जिस पर आप दोबारा ध्यान नहीं देंगे। आइसक्रीम के लिए थोड़ी देर हो गई बच्चे, उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा। मैंने कंधे उचका दिए। ठीक है, डिनर के लिए मैं बस इतना ही खरीद सकती हूँ। वो हंस पड़ा। क्या लेना चाहोगी? मैंने सबसे सस्ती चीज चुनी, वनीला। जब उसने मुझे आइसक्रीम दी तो मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं उसे लगभग गिरा ही देती। मैंने एक निवाला खाया और लगभग रो पड़ी। ठंडा, मीठा, असली खाना। खाते समय हमने थोड़ी बातें की। उसने पूछा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैंने कहा कि मुझे सच में कहीं नहीं जाना है। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा। शायद मैं झूठ बोलते बोलते थक गई थी। शायद मैं चाहती थी कि कोई नोटिस करे। वो चुप हो गया। घर से भागे हुए हो? हाँ। उसकी आवाज से मुझे अजीब लगा। मैंने फिर भी सर हिला दिया। वो कुछ देर तक मुझे देखता रहा, मन में कुछ सोच रहा था। फिर वो फिर से मुस्कुराया। ये तो बहुत बुरा है, तुम्हें भूख लगी होगी। मेरे पेट ने धोखा दिया और इतनी जोर से गुर्राया कि हम दोनों सुन सके। वो हंस पड़ा। तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरा घर बस यही नीचे है। मेरी पत्नी खाना बना रही है, गरम खाना, असली खाना। तुम रात के लिए सो सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे दिमाग में हर खतरे की घंटी एक साथ बज उठी। लेकिन भूख बहुत तेज होती है, कभी कभी डर से भी ज्यादा, कॉमन सेंस से भी ज्यादा। ठीक है, मैंने कहा। मैं ट्रक में चढ़ गई। दरवाजा मेरे पीछे जोर से बंद हुआ। अंदर से चीनी और मेटल जैसी महक आ रही थी। जैसे ही उसने गाड़ी चलाना शुरू किया, झंकार फिर से शुरू हो गई। लेकिन स्ट्रीट लाइट तेजी से कम होने लगी। हम बंद दुकानों और घरों के पास से गुजरे। कुछ मिनटों के लिए मुझे सच में राहत मिली कि आज रात मुझे आसमान के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने सड़क पर ध्यान दिया। हम अब शहर में नहीं थे, हम आउटसाइड से गुजर रहे थे और मुझे कंस्ट्रक्शन के साइन दिख रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा तुमने कहा था कि घर पास में ही है। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस ऐसे गाड़ी चलाता रहा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ। कुछ देर बाद वो एक अंधेरी अधूरी साइड पर पहुंचा और इंजन बंद कर दिया। वो मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। पहले वाली थकी हुई मुस्कान नहीं, ये मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने झूठ बोला था, उसने कहा। मेरी कोई पत्नी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे काफी समय हो गया है जब कोई मेहमान मेरे पास आया हो। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने दरवाजे के हैंडल तक हाथ बढ़ाया, लेकिन वो नहीं खुला। मैं जोर से चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। हे, प्लीज दरवाजा खोलो, मैंने कांपती आवाज में कहा। वो और पास झुका। मुझे उसकी गंदी सांसों की महक आ रही थी। रिलैक्स करो, ऐसे मत चिल्लाओ। तुम्हें अभी भी किसी की जरूरत है जो तुम्हें वार्म अप कर सके, है ना? मेरे शरीर में घबराहट फैल गई। मैं चिल्लाई। मैंने दरवाजे पर लात मारी। मेरे हाथ फिसल रहे थे, मेरा गला जल रहा था और मेरा दिमाग चिल्ला रहा था। तुमने गलती कर दी, तुमने गलती कर दी, तुमने गलती कर दी। उसने मेरा चेहरा पकड़ने की कोशिश की। मैं मुड़ी, रोई, गिड़गिड़ाई। मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे थे जो मेरे जैसे लग भी नहीं रहे थे। जब वो मेरा फायदा उठाने ही वाला था, तभी खिड़की से रोशनी की किरण निकली। नाइट वॉचमैन की ड्रेस में एक आदमी मेरी खिड़की के ठीक बाहर खड़ा था और ट्रक के अंदर अपनी टॉर्च जला रहा था। वो चिल्लाया कि ये नो पार्किंग जोन है और ट्रक को हटाना होगा। आइसक्रीम वाला एकदम से जम गया। मैंने उसके चेहरे पर डर और घबराहट देखी। उसने मन ही मन गाली दी, दरवाजा जोर से खोला और मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ी। मेरा कंधा छिल गया, मेरा घुटना दर्द से चीख उठा। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बाहर थी।
मैं फिर से सांस ले रही थी। सिक्योरिटी वाले ने मुझे उठने में मदद की। वो हैरान और बेखबर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में एक टीनेजर आइसक्रीम ट्रक पर क्यों सवार थी। ट्रक तेजी से भागा, टायरों से मिट्टी निकल रही थी। जिंगल आखिरी बार एक घटिया मजाक की तरह बज रहा था। मैं रेंगते हुए गार्ड की तरफ गई। इतनी जोर से रो रही थी कि मुश्किल से बोल पा रही थी। मैंने उसे सब कुछ बताया। मेरे शब्द बिखरे हुए और टूटे हुए निकले, लेकिन उसने सुना। उसने मुझे जैकेट पहनाई और पुलिस को फोन किया। मैंने उस आदमी के चेहरे के बारे में बताते हुए उसकी रिपोर्ट पुलिस को दी, जितना भी मुझे याद था, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। उस रात मैं अपने पापा के घर वापस नहीं गई। मैंने पुलिस को खास तौर पर कहा कि मुझे किसी रिश्तेदार के पास ले जाए। उस घटना के बाद मेरी आंटी ने मुझे अपने पास रख लिया। मेरा अपना कमरा है, दरवाजे पर ताला है और फ्रिज में खाना है। मैं ज्यादा सेफ हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं आइसक्रीम ट्रकों से गुजरते हुए सुनती हूँ तो मुझे उस रात का ट्रॉमा याद आ जाता है, क्योंकि भूख ने मुझे गलत मुस्कान पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया और मुझे नहीं लगता कि मैं वो आवाज कभी भूल पाऊंगी। मैं इतने लंबे समय से आइसक्रीम ट्रक चला रहा हूं कि सड़कें मेरी हथेलियों में घिसे हुए निशान जैसी लगती हैं। वही ब्लॉक, वही गड्ढे, वही खुशनुमा जंगल जो सूरज ढलने पर थोड़ी ज्यादा खुशी देने वाले लगते हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि ये ईमानदारी का काम है। सच तो यह है कि ज्यादातर दिन ये बस काम ही होता है। आप मुस्कुराते हैं, स्कूप लेते हैं, अपने हाथ हिलाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं ब्यूसे वुड्स में आइसक्रीम बेचता हूँ, जहाँ हंसी तेजी से पेड़ों और पानी में गायब हो जाती है। कुछ शामों को जंगल बहुत तेज लगता है, जैसे ये जंगल के लिए नहीं बना हो। जब सूरज ढलता है तो कसम से रास्तों से कुछ सुनाई देता है, जैसे मेरे जाने का इंतजार कर रहा हो। वो शाम किसी भी दूसरी शाम की तरह शुरू हुई। गर्मी की शुरुआत, गर्म लेकिन अभी चिपचिपी नहीं। पार्क में भीड़ कम हो रही थी। मॉम डैड बच्चों को बुला रहे थे, बच्चे कराह रहे थे। स्नीकर्स गीली घास पर घिसट रहे थे। मैंने बास्केटबॉल कोर्ट के पास पार्क किया, इंजन बंद किया और जिंगल को अपना लूप पूरा करने दिया, फिर उसे बंद कर दिया। मैं घर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस बच्चे पर पड़ी। वो खिड़की से कुछ फीट दूर खड़ा था। दूसरों की तरह उछल-कूद नहीं कर रहा था, इशारा नहीं कर रहा था या किसी पेरेंट की आस्तीन नहीं खींच रहा था। वो बस वहीं अकेला और शांत खड़ा था। वो 8 या 9 साल से ज्यादा का नहीं रहा होगा। वो बहुत पीला और दुबला पतला सा लग रहा था। उसकी आंखें इस तरह शांत थी कि किसी बच्चे पर फिट नहीं होती थी, जैसे वो आइसक्रीम ट्रक के बजाय बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा हो। वो ट्रक के और पास आया। क्या चाहिए दोस्त? मैंने अपने हमेशा की तरह दोस्ताना लहजे में पूछा। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसके माथे पर एक निशान था, गहरा और टेढ़ा मेढ़ा, जैसे स्किन फट गई हो और ठीक से ठीक नहीं हुई हो। चॉको वनीला, उसने बिना किसी खुशी या एक्साइटमेंट में कहा, सीधी आवाज में कहा। मैंने फ्रीजर में हाथ डाला और अचानक मेरी नजर काउंटर पर रखे बच्चे के हाथों पर पड़ी। वो गंदे थे, कीचड़ से सने हुए थे। प्लेग्राउंड की मिट्टी नहीं, जमीन की मिट्टी, जैसे वो घंटों से खोद रहा हो। उसकी उंगलियों के जोड़ों पर भी चोट लगी थी और मुझे आसपास सूखा खून दिख रहा था। उसके कपड़े काले दागों से कड़े हो गए थे। मुझे उसके बारे में अजीब सा लगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी कोई नतीजा नहीं निकालना चाहता था। तुम्हें और क्या चाहिए? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुझे स्कूप करते हुए देखता रहा। मैंने बिना कोई और सवाल पूछे उसे कोन दे दिया। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिससे मेरी छाती में दर्द होने लगा। उसने कोन लिया, मुड़ा और जाने लगा। अरे अरे, मैंने खिड़की से बाहर झुककर कहा। बच्चे, तुम्हें पैसे देने होंगे। वो हिला तक नहीं, बस चलता रहा। मैंने फ्रीजर जोर से बंद किया और नीचे कूद गया। मेरा गुस्सा बढ़ रहा था। मुझे इग्नोर मत करो, मैंने अब और जोर से कहा। ऐसा नहीं चलता दोस्त। वो पार्क के आधे रास्ते पर था, मैं उसके पीछे। उम्मीद थी कि वो भाग जाएगा या हंसेगा या कुछ नॉर्मल करेगा। इसके बजाय वो उसी धीमी रफ्तार से चल रहा था। मैं कितना भी तेज चलूं, मैं दूरी कम नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच की दूरी बनी हुई हो। एक बार तो मेरा मन भी किया कि मैं मुड़कर वापस चला जाऊं और उसे आइसक्रीम खाने दूं, लेकिन मेरे पैर मेरे कंट्रोल से बाहर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई मैग्नेटिक चीज मुझे उसकी ओर खींच रही हो। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ उस बच्चे का पीछा कर रहा था। हम जंगल में उस पक्के रास्ते से अंदर गए जो मिट्टी में बदल गया था। पेड़ों की भीड़ थी। पार्क की आवाजें धीरे धीरे कम होती गई, जब तक कि मुझे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज और अपने बूटों की चरमराहट सुनाई नहीं थी। बच्चे, कोई मजाक नहीं है, मैंने आवाज दी। वापस आओ इधर। वो रुक गया, मैं भी रुक गया। वो मुड़ा और पहली बार वो मुस्कुराया। मैंने कभी किसी को इतना जोर से मुस्कुराते नहीं देखा, जैसे वो मुस्कुराने के बजाय दांत दिखा रहा हो। मेरा गुस्सा और बढ़ चुका था। तुम्हें मजेदार लग रहा है चोरी करके भाग जाना? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर सीधे जंगल में भाग गया। मैंने बिना सोचे समझे उसका पीछा किया। टहनियां मेरे हाथों पर लग रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे पेड़ों के बीच उसकी झलकियां मिली, छोटे तेज, हमेशा पहुंच से बाहर, जब तक वो एक पुराने केबिन में नहीं घुस गया।
जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि वो वहां पर है। वो जगह सड़ रही थी, आधी टूटी हुई थी, खिड़कियों पर बोर्ड लगे थे। मैं अंदर घुसा, दिल जोर से धड़क रहा था। ठीक है, मैंने झटके से कहा, खेल खत्म। कैबिन खाली था, हवा में धूल उड़ रही थी, कोई बच्चा नहीं था, कोई कदमों की आहट नहीं, बस सन्नाटा। मैं एक कदम पीछे हटा, जाने के लिए तैयार, तभी मेरे नीचे का फ्लोर बोर्ड टूट गया। मैं जोर से गिरा और टूटी हुई लकड़ी पर गिर गया। बोर्ड के नीचे गड्ढा था और उसके अंदर हड्डियां थी, इंसानी हड्डियां। एक बच्चे का कंकाल उन कपड़ों से मिलते जुलते फटे कपड़ों में लिपटा हुआ था जो मैंने उस लड़के पर देखे थे। मेरा पेट उलट गया, मैं फटे हुए सर को घूर रहा था। हड्डी में उसी जगह फ्रैक्चर था जहां मैंने निशान देखा था। अचानक मुझे अपनी पीठ के पीछे हल्की सी हंसी सुनाई दी। मैं जम गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं बहुत डर चुका था। कौन है वहां? मैंने फुसफुसाया, हालांकि मुझे पहले से पता था। हवा भारी लग रही थी, जैसे केबिन ने अपनी सांस रोक ली हो। मैं धीरे से मुड़ा, मैंने लड़के को फिर से देखा। इस बार वो दरवाजे पर खड़ा था और वह मुस्कुरा नहीं रहा था, वो रो रहा था। उसके पीले गालों पर आंसू बह रहे थे। तुमने मुझे ढूंढ लिया, प्लीज मम्मी से कहना कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। और फिर मेरी नजर धुंधली हो गई, जैसे मैं बेहोश होने वाला, और मैंने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो लड़का जा चुका था। मैं वहां अकेला खड़ा था, भगवान जाने कितनी देर तक। फिर आखिरी में 911 पर कॉल किया। पुलिस आई, उन्होंने कंफर्म किया कि ये लाशें 8 साल के रायन की हैं जो 3 साल पहले लापता हो चुका था। बाद में कंफर्म हुआ कि रायन की मौत सर पर वार करके की गई थी। मैं रायन के अंतिम संस्कार के दौरान उसके मॉम डैड के साथ खड़ा रहा। उसकी मॉम मेरे कंधे पर सर रखकर रो रही थी। उसके पापा ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे अगर उन्होंने छोड़ा तो वो टूटकर बिखर जाएंगे। उस रात मैंने सपना देखा कि एक लड़का जंगल में खड़ा है, एक पिघलता हुआ कोन पकड़े हुए इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी उस पार्क में आइसक्रीम बेचता हूँ, लेकिन मैंने रायन को फिर कभी नहीं देखा, और मुझे उम्मीद है कि इसका मतलब है कि वो आखिरकार घर चला गया है। ये तब हुआ जब मैं 9 साल का था और लुइसविल में रहता था। मेरे मम्मी पापा वीकेंड बिताने और केंटकी डर्बी देखने के लिए मेरे अंकल के घर चले गए, और मैं और मेरी बहन घर पर अकेले रह गए। उस रात की शुरुआत बिल्कुल भी डरावनी नहीं हुई थी। असल में ये एक तरह से परफेक्ट शुरुआत हुई। मेरी 15 साल की बहन कैथी अपने दोस्तों के साथ मूवी नाइट के लिए बाहर जा रही थी। जाने से पहले उसने मुझे कुछ मुड़े हुए नोट दिए। अपनी पसंद की जगह से पिज्जा ऑर्डर करो और दरवाजे लॉक कर लेना। जब उसके पीछे सामने का दरवाजा बंद हुआ तो आज़ादी का स्वाद कमाल का लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैंने टीवी तेज कर दी और सोफे पर लेट गया। जिंदगी में पहली बार कोई भी मुझसे सोने के टाइम या होमवर्क के बारे में नहीं पूछ रहा था। 1 घंटे बाद मुझे भूख लगी तो मैंने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए फोन उठाया। मैं ऐप पर मेन्यू स्क्रॉल कर रहा था जब मुझे एक हल्की सी झंकार सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ये टीवी से आ रही है, फिर मैंने उसे म्यूट कर दिया। आइसक्रीम ट्रक की झंकार खुली, खिड़की से अंदर आ रही थी। बाहर काफी अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें स्ट्रीट लाइट जलती है और कीड़े उनसे टकराते हैं। आइसक्रीम ट्रक इतनी लेट नहीं आते, हमारी गली में तो नहीं आते। मैंने बाहर झांका, ट्रक किनारे के पास खड़ा था। उसकी लाइटें खाली सड़क के सामने बहुत तेज चमक रही थी। आसपास कोई बच्चे नहीं थे, बस ट्रक और बार बार बजता हुआ म्यूजिक। खाली सड़क पर ट्रक को इंतजार करते देखना अजीब लगा, लेकिन साथ ही आइसक्रीम खाने का मेरा मन भी जोरों से कर रहा था। वो सुनने के बाद मैंने अपने स्नीकर्स पकड़े और मैं ट्रक की तरफ दौड़ गया। आइसक्रीम वाला खिड़की से बाहर झुका। वो बूढ़ा था, उसके चेहरे पर लाइनें थी और आंखें इतनी छोटी कि मुझे मुश्किल से उसकी पुतलियां दिख पा रही हूं। वो मुस्कुराया, लेकिन वो फ्रेंडली स्माइल नहीं थी। देर रात खाने का मन कर रहा है? हाँ, मेरी बहन ने मुझे पैसे दिए हैं। उसने धीरे से सर हिलाया। तुम्हारी बहन को इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हिचकिचाया, फिर मैंने सबसे बेवकूफ़ी भरी बात कह दी। मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, वो शहर से बाहर गए हैं। उसके हाव भाव में एकदम से कुछ बदल गया। उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई बल्कि खिंच गई, जैसे वो किसी चीज के बारे में बहुत सोच रहा हो और उसके दिमाग में कोई प्लान बन रहा हो। सिर्फ तुम और तुम्हारी बहन ने? उसने पूछा। हाँ, वो थोड़ी देर में वापस आ रही है। कितनी देर में? मैं एकदम पीछे हट गया। मेरे पेट में अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे नहीं पता। उसने आइसक्रीम के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, इसके बजाय वो और पास झुका और अपनी आवाज धीमी कर ली। तुम्हारे घर के आसपास कैमरे हैं, सिक्योरिटी का सामान, सीसीटीवी? बस यही था। उसी पल मेरे दिमाग को आखिरकार एहसास हुआ कि मैंने पहले ही एक अजनबी के साथ बहुत सारी पर्सनल बातें शेयर कर दी हैं। मैं कुछ भूल गया हूँ, मैंने कहा, और मैं वापस घर की ओर भागा। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया, उसे लॉक किया, फिर दोबारा लॉक किया।
मैं वहीं खड़ा सुन रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, उसके जाने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो चला गया। मैंने सारी लाइटें जला दी और सोफे पर बैठ गया। टीवी बहुत तेज चल रहा था। पिज्जा भूल चुका था, आइसक्रीम भूल चुकी थी। मैं खुद से कहता रहा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, कि वो बस एक अजीब आदमी था, लेकिन मुझे अकेले रहने में डर लग रहा था। किसी टाइम मैं शायद सो गया था। मैं उठा क्योंकि मेरा मुंह सूख गया था। घर में फिर से अंधेरा हो गया था और सेंसर बंद हो गए थे। टीवी अभी भी चालू था, लेकिन धीमी आवाज में। मेरे फोन पर रात के 10:30 बज रहे थे। कैथी अभी तक वापस नहीं आई थी। मैंने किचन टेबल से पानी की बोतल उठाई और एक लंबा घूंट लिया। मैं अपनी बहन को फोन करके जल्दी वापस आने के लिए कहने की सोच रहा था, तभी ढक्कन मेरी उंगलियों से फिसल चुका था। वो फर्श पर लुढ़क गया और डाइनिंग टेबल के नीचे गायब हो गया। मैंने गुस्से में आह भरी और डाइनिंग टेबल की ओर चल दिया। लंबे टेबल कवर की वजह से अंधेरे में बोतल का ढक्कन देखना मुश्किल हो रहा था। मैं घुटनों के बल बैठा और टेबल के नीचे घुस गया। मैंने ढक्कन पकड़ा और बाहर निकलने के लिए मुड़ा। तभी मैं रुक गया। एक हल्की क्लिक की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। मैं जम गया। मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, इसलिए कैथी इतनी चुपके से अंदर नहीं आ सकती। मैंने फिर से सुना, इस बार और धीरे से, ताला खुलने की आवाज। यह हमारा पिछला दरवाजा था। मेरा दिल बैठ गया। मुझे याद आया कि कैथी ने मुझे दरवाजे बंद करने के लिए कहा था। मुझे याद आया कि मैंने सोचा था कि मैंने पहले ही दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन मैं पिछले दरवाजे के बारे में भूल गया। मैं टेबल के नीचे रहा। बोतल का ढक्कन इतनी जोर से पकड़े हुए था कि मुझे दर्द होने लगा। मेरी सांसें मेरे कोने में बहुत तेज सुनाई दे रही थी। भारी और सावधानी से ली हुई कदमों की आहट किचन में आई। जो भी था वो ज्यादा शोर नहीं करना चाहता था। कदम पास आ रहे थे और मैंने बड़े धूल भरे बूट पहने एक जोड़ी पैरों को देखा। वो धीरे धीरे फर्श पर चल रहे थे। उस आदमी ने दराज खोले, उन्हें बंद कर दिया। वो पहले लिविंग रूम में और फिर हॉलवे में चला गया। वो कुछ चुरा नहीं रहा था, वो ढूंढ रहा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने रोने से बचने के लिए अपनी आस्तीन काट ली। मैंने खुद से कहा कि मुझे शांत रहना होगा। जब तक मैं गायब रहूंगा वो मुझे नहीं देखेगा। कदम किचन में वापस आए, ठीक वहीं जहां मैं छिपा था। वो टेबल के पास रुके। मैंने परछाई को नीचे झुकते हुए देखा। मुझे कुछ खट्टी महक आई, पसीने जैसी। फिर एक जानी पहचानी आवाज धीरे से आई, मुझे पता है कि तुम कहीं छुपे हुए हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरा फोन सोफे पर था और मैं मदद के लिए फोन नहीं कर सकता था। अगर मैं चिल्लाया तो मैं मारा जाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह मुझे बचा लें। तभी दरवाजा खुला। येरी, मैं घर आ गई हूँ, कैथी ने मुझे आवाज दी। सब कुछ एक साथ हुआ। वो आदमी भाग गया। पिछला दरवाजा जोर से खुला और बंद हो गया। कैथी मेरा नाम चिल्लाते हुए अंदर भागी और मुझे टेबल के नीचे दुबका हुआ पाया। मैं इतना रो रहा था कि बोल भी नहीं पा रहा था। जब मैं आखिरकार उसे घुसपैठी और उस आइसक्रीम ट्रक वाले के बारे में बता पाया तो उसने 911 पर कॉल किया। पुलिस आई और उन्हें पीछे की फेंस के पास पैरों के निशान मिले। हालांकि उसने कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा, जिससे मुझे पता चलता है कि वो एक प्लान के साथ आया था। हमारे घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ और ये बात मुझे अभी परेशान करती है, क्योंकि वो सामान के लिए नहीं आया था, वो मेरे लिए आया था। वो आदमी कभी पकड़ा नहीं गया और पुलिस ने कहा कि क्योंकि मैंने घुसपैठिए का चेहरा नहीं देखा, इसलिए कोई पक्का सबूत नहीं है कि वो आइसक्रीम ट्रक वाला आदमी था। लेकिन मुझे पता है कि वो वही आदमी था।